वेलकम टू द चैनल गाइड फार्मा लाइन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी का जो आज आपका एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया है उसके बारे में। आज की इस वीडियो में हम जितने भी क्वेश्चंस आपके आज के एग्ज़ाम में पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ देखेंगे कि हमें इनके क्वेश्चन के क्या क्या आंसर लिखने थे और हम MCQs को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जो अपना पार्ट 1 है उसको देख लेते हैं। तो जो हमारा पार्ट 1 था वो लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट था और इस पार्ट में हमें 6 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना था और हर क्वेश्चन हमारा 5 मार्क्स कंटेनिंग था। तो हमारा पहला क्वेश्चन पार्ट 1 से क्या है, तो पार्ट 1 से हमारा पहला क्वेश्चन है डिफाइन कार्बोहाइड्रेट, क्लासीफाई कार्बोहाइड्रेट विथ एग्जाम्पल। तो यहाँ पे आपको कार्बोहाइड्रेट क्या होता है ये लिखना था, इसके बाद उसको क्लासीफाई करना था एग्जांपल्स के साथ। क्या होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, हमारे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन्स होते हैं और इसके क्लासिफिकेशन में आप क्या लिखेंगे कि मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, ये क्या है कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन है। और इसके मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड में क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे आपको उसको लिख देना था। और एक दो जो स्ट्रक्चर है उसके जो हमारे केमिकल स्ट्रक्चर हैं तो उसको आपको ड्रॉ कर देना था। अगर आपने इस क्वेश्चन को इस तरीके से किया होगा तो आपको यहाँ पे पूरी मार्किंग मिलेगी। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर द प्रोटीन, क्लासीफाई द प्रोटीन विद सुटेबल एग्जाम्पल। तो यहाँ पे आपको प्रोटीन क्या होता है ये लिखना था और उसको क्लासीफाई करना था एग्जाम्पल्स के साथ। तो देखिए प्रोटीन्स क्या होते हैं, प्रोटीन अमीनो एसिड्स की चेन होती है और ये जो प्रोटीन्स होते हैं ये ऑर्गेनिक नेचर के होते हैं। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो प्रोटीन को 3-4 तरीके से क्लासीफाई किया गया है, जैसे कि सिंपल प्रोटीन, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन एंड डिराइव्ड प्रोटीन। तो सिंपल प्रोटीन में हमारा क्या है स्ट्रक्चरल प्रोटीन, जैसे केराटिन है, आपकी एल्बुमिन है, ग्लोबुलिन है, ये सभी क्या है सिंपल प्रोटीन में आते हैं। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन की अगर हम बात करें तो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन में लिपोप्रोटीन्स होती हैं, हमारे न्यूक्लियोप्रोटीन्स हैं, ये सभी कॉन्जुगेटेड में आते हैं। डिराइव्ड प्रोटीन में सारे अमीनो एसिड्स आते हैं। तो यहाँ पे आपको इसको लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर ट्राइग्लिसराइड, गिव द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइग्लिसराइड। तो ट्राइग्लिसराइड क्या है ये लिखना है। तो ट्राइग्लिसराइड क्या होते हैं, ट्राइग्लिसराइड फैटी एसिड्स कंटेनिंग होते हैं ट्राइग्लिसराइड। और उसके बाद अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज़ की तो ट्राइग्लिसराइड जो होते हैं वो एनर्जी के सोर्सेज होते हैं और ये जो एनर्जीज होती हैं, ये जो ट्राइग्लिसराइड होते हैं वो एनर्जी कंज्यूम करते हैं और जितने भी अनयूज्ड ATPs होती हैं उनको ये स्टोर करने का काम करते हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज DNA, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ DNA, जो कि वाटसन एंड क्रिक का मॉडल है उसको यहाँ पे लिखना है। तो देखिए DNA क्या है, DNA डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड है और उसके बाद इसके बाद अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की तो इसका डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, जो कि अकॉर्डिंग टू द वाटसन एंड क्रिक मॉडल के थ्रू जो इनका स्ट्रक्चर डिफाइन किया गया है उसको आपको वो लिखना था। इसके बाद इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर देना था। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना था कि उनके पूरे स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर देना था। प्यूरिन, पिरिमिडिन जो भी बेसिस पाई जाती हैं उनके स्ट्रक्चर को लिख देना था, उनको ड्रॉ कर देना था। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर एंजाइम्स, डिस्कस द डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंजाइमेटिक एक्शन। तो एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स प्रोटीन इन नेचर होते हैं और ये जो एंजाइम्स होते हैं ये कैटालिस्ट की तरह काम करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें डिस्कस करना फैक्टर को, तो क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो एंजाइम को अफेक्ट करते हैं, तो pH है, टेम्परेचर है, जो कुछ जो फैक्टर्स होते हैं इनहिबिटर्स होते हैं या फिर इफेक्टर्स होते हैं, ये सभी जो चीज़ें होती हैं ये एंजाइम के जो एक्शन होता है उसको क्या करते हैं अफेक्ट डालती हैं। तो यहाँ पे आपको इन सभी चीज़ों को एक्सप्लेन करना था कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, pH का क्या इफेक्ट पड़ता है, कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब क्रैब साइकिल। तो यहाँ पे आपको क्रैब साइकिल को पूरा ड्रॉ कर देना था। क्रैब साइकिल क्या है, कितने कितने स्टेप्स हैं क्रैब साइकिल में, कितना ATP फॉर्म होता है, कितना जो एंड प्रोडक्ट है वो क्रैब साइकिल का वो क्या क्या है, यहाँ पे आपको उसके बारे में लिखना था। आपको ये जो स्ट्रक्चर है क्रैब साइकिल का इसको पूरा अच्छे से ड्रॉ करना था और हर स्ट्रक्चर में जितने भी एंजाइम यूज्ड होते हैं, जितने भी एंड प्रोडक्ट या फिर इंटरमीडिएट बनते हैं, इन सभी के नाम को आपको अच्छे से ज़रूर लिखना था। अगर आपने इस तरीके से लिखा होगा तो आपको क्रैब साइकिल में बहुत अच्छी मार्किंग मिलेगी। और इस लास्ट प्रोडक्ट क्या निकला है क्रैब साइकिल का, इसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना था कि लास्ट में हमें कितने ATPs मिलते हैं। तो ये आपको इस क्वेश्चन को इस तरीके से लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन वेरियस टेस्ट टू
असेस द फंक्शन ऑफ लीवर। तो लीवर की फंक्शन को टेस्ट करने के लिए कौन कौन से टेस्ट होते हैं, तो जैसे कि हम एंजाइमेटिक टेस्ट कराते हैं, ALT, ASP, ये सभी जो टेस्ट कराते हैं इनके बारे में लिखना था। इसके अलावा बिलिरुबिन, बिलिरुबिन का हम कंसंट्रेशन चेक करते हैं। इसके अलावा हम प्रोटीन का अमाउंट चेक करते हैं, क्या ब्लड में प्रोटीन का अमाउंट चेक करते हैं। तो उस तरीके से हम जो लीवर होता है उसके एक्यूरेट फंक्शन को चेक करते हैं कि अगर इसमें डिस्टर्बेंस है तो मतलब लीवर में प्रॉब्लम है। तो इस चीज़ के लिए हमें इन सभी टेस्ट को करना पड़ता है। तो इसके बारे में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना था। तो अब हम बात कर लेते हैं अपने पार्ट बी के बारे में। तो पार्ट बी हमारा शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट है और इसमें हमें टोटल 10 क्वेश्चन करने थे और हर क्वेश्चन 3 मार्क्स कंटेनिंग थे। तो हमारा पहला क्वेश्चन इस पार्ट में क्या है, वाई इट्स द माइटोकॉन्ड्रिया कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया को क्यों कहा जाता है। अब देखिए, इसको हम लोग अपने 10th से पढ़ रहे हैं कि पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को क्यों कहा जाता है, क्योंकि ड्यूरिंग द सेलुलर रिस्पायरेशन जो ATP का फॉर्मेशन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और उसी की वजह से ही, क्योंकि ATP हमारा मेन सोर्स है एनर्जी का, इसी के लिए जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको इसको लिखना था, इसको एक्सप्लेन करना था। नेक्स्ट, राइट अ नोट ऑन क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट के लिए कौन कौन से टेस्ट हैं जो परफॉर्म किए जाते हैं, क्वालिटेटिव टेस्ट। कौन कौन से टेस्ट हमने पढ़े हैं, हमने पढ़ा है बेनेडिक्ट टेस्ट, मॉलिस टेस्ट। तो ये सभी जो टेस्ट हैं ये आपके जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं इनकी क्वालिटी को चेक करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो क्वालिटेटिव टेस्ट में आपको बेनेडिक्ट टेस्ट को एक्सप्लेन करना था और मॉलिस टेस्ट को एक्सप्लेन करना था। तो अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट अबाउट द डिजीज रिलेटेड टू द माल न्यूट्रिशन ऑफ प्रोटीन। तो यहाँ पे आपको माल न्यूट्रिशन, जो कि प्रोटीन की वजह से जो माल न्यूट्रिशन होता है उसकी वजह से जो डिजीज़ होती है उसके बारे में लिखना है। तो देखिए, 2 डिजीज़ हैं, मेरेस्मस एंड क्वाशियोरकर। ये 2 डिजीज़ हैं जो माल न्यूट्रिशन की वजह से होती हैं और बेसिकली डिजीजेस चिल्ड्रंस में होती हैं। तो यहाँ पे आपको इसके नाम को लिख देना था और इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देना था, ठीक है। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द थेरेपेटिक फार्मास्यूटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ एंजाइम। अब इंपॉर्टेंस ऑफ एंजाइम क्या है थेरेपेटिक वे में और फार्मास्यूटिकल। तो देखिए, जो एंजाइम होते हैं वो आपकी प्रॉपर बॉडी की फंक्शनिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। जो भी आपकी बॉडी में बायोलॉजिकल एक्टिविटी हो रही है वो विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ही होता है। तो थेरेपेटिक में आपको बायोलॉजिकल एक्टिविटी प्रॉपर फंक्शन करे, इस तरीके से इसको यहाँ पे थेरेपेटिक में बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए, प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें फार्मास्यूटिकल की, तो फार्मास्यूटिकल में क्या है, फूड इंडस्ट्री में, आपकी फार्मा इंडस्ट्रीज़ में एंजाइम का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि ये जो एंजाइम्स होते हैं वो मैनी टाइम्स जो बहुत सी ऐसी मेडिसिन है जिसकी मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होते हैं। इसके अलावा ये एज अ डायग्नोस्टिक टूल भी यूज़ होते हैं बायोमार्कर्स की तरह। तो यहाँ पे आपको इन सभी को एक्सप्लेन करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द फंक्शन एंड डेफिशिएंसी डिसऑर्डर ऑफ साइनोकोबालामिन। तो साइनोकोबालामिन से क्या फंक्शनल डिफिशिएंसी होती है या और इसका फंक्शन क्या है। तो साइनोकोबालामिन, जिसको हम आम तौर पे विटामिन B12 के नाम से जानते हैं, तो साइनोकोबालामिन का जो फंक्शन है वो है बॉडी में जो RBC है उसके फॉर्मेशन में हेल्प करता है, जो RBC का फॉर्मेशन है उसमें हेल्प करता है। और अगर हम इसकी डेफिशिएंसी की बात करें तो अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो बॉडी में प्रॉपर RBC का फॉर्मेशन नहीं होगा, जिसकी वजह से एनीमिया की कंडीशन डेवलप होगी। इसके अलावा न्यूरॉन जो होती है, न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स भी B12 की वजह से हो जाते हैं। अगर B12 की डेफिशिएंसी हो तो विटामिन B12 की डिफिशिएंसी की वजह से न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स होने लगते हैं। तो इसके लिए ये इसका फंक्शन है, क्योंकि प्रॉपर नर्व की फंक्शनिंग के लिए, प्रॉपर बॉडी में ब्लड की फॉर्मेशन के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे आपको इसको लिखना था। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ नोट ऑन यूरिया साइकिल। तो यहाँ पे यूरिया साइकिल क्या है इसके बारे में लिखना है। तो देखिए, बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है। तो उस मेटाबॉलिज्म में अमोनिया का फॉर्मेशन होता है और ये जो अमोनिया होती है ये टॉक्सिक इन नेचर होती है। तो बॉडी उस टॉक्सिक अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करती है बाय द हेल्प ऑफ यूरिया साइकिल। तो यहाँ पे वो जो यूरिया साइकिल है उसके बारे में लिखना था। तो इस तरीके से आपको 4 लाइन ये चीज़ें लिख करके कि यूरिया साइकिल क्या होती है और फिर उसके बाद यूरिया साइकिल के पूरे स्टेप्स को एक्सप्लेन कर देना था। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना था। क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द कीटोन बॉडीज, राइट अ नोट ऑन कीटोजेनेसिस। तो यहाँ पे आपको कीटोन बॉडीज क्या होती है ये लिखना है और साथ ही साथ
कीटोजेनेसिस क्या है, तो देखिए कीटोन बॉडीज़ क्या है, जहाँ पर भी कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है उनको हम कीटोन बॉडीज़ बोलते हैं। इसके अलावा ये जो कीटोन बॉडीज़ होती हैं आपकी बॉडी में जितने भी एक्स्ट्रा हिपैटिक ऑर्गन्स हैं वहाँ पे एनर्जी सप्लाई करने का काम करती है, ये एनर्जी के सोर्सेज होते हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें कीटोजेनेसिस की, तो कीटोजेनेसिस क्या है, कीटोन बॉडीज़ के फॉर्मेशन को ही हम कीटोजेनेसिस बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको इसको लिखना था। हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एंड क्लासीफाई मिनरल्स विद सुटेबल एग्जांपल। तो यहाँ पे आपको मिनरल्स को डिफाइन करना था और उसके क्लासिफिकेशन को लिखना था एग्जांपल्स के साथ। तो मिनरल्स क्या होता है ये लिख देना था। उसके बाद अगर क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो जो मिनरल्स होते हैं दो टाइप्स के होते हैं, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक। तो मेटालिक में मेटालिक के एग्जाम्पल्स, नॉन मेटालिक के एग्जाम्पल्स लिख देने थे। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना था, जैसे कि फेरस हो गया, कॉपर हो गया, सल्फर हो गया। तो जो मेटालिक में आएगा मेटालिक में लिख दीजिए, जो नॉन मेटालिक में आना था उसको नॉन मेटालिक में, जैसे कि सल्फर हमारा नॉन मेटालिक का आंसर है। तो इस तरीके से इसको लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन ओरल रिहाइड्रेटिंग थेरेपी। तो ओरल रिहाइड्रेटिंग थेरेपी क्या होती है, देखिए ओरल रिहाइड्रेटिंग थेरेपी वो थेरेपी है जिसमें हम क्या करते हैं, रिप्लेसमेंट करते हैं। ये एक रिप्लेसमेंट थेरेपी है जिसमें हम जो सॉल्ट और शुगर इन सभी को इंट्रोड्यूस करते हैं बॉडी में। और किस लिए इंट्रोड्यूस करने हैं, जो बॉडी में डिहाइड्रेशन की कंडीशन डेवलप हुई है ड्यू टू द सर्टेन रीज़न, जैसे कि फॉर द एग्जाम्पल डायरिया। तो उसके केस में उस डिहाइड्रेशन को रोकने के लिए, उस डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम ओरल रिहाइड्रेटिंग थेरेपी यूज़ करते हैं। तो ये यहाँ पे आपको इसको एक्सप्लेन करना था और कौन कौन से सॉल्ट यूज़ होते हैं इसको लिख देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ ब्लड, राइट द फंक्शन ऑफ ब्लड। तो ब्लड क्या होता है और उसका फंक्शन क्या है। तो ब्लड क्या है, ब्लड आपका एक बॉडी का एक फ्लूइड है और उसमें WBC, RBC, प्लेटलेट्स वगैरह पाई जाती हैं। अगर हम फंक्शन की बात करें तो बॉडी में ये जो ब्लड है, यही ब्लड जो है पूरी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई करता है, न्यूट्रिएंट की सप्लाई करता है। तो इस तरीके से आपको इस सभी चीज़ों को लिख करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ शुगर इज़ डिटेक्टेड इन यूरिन। तो यूरिन में शुगर को कैसे डिटेक्ट किया जाता है। तो देखिए जो यूरिन में शुगर है, वो शुगर के जो पेशेंट्स होते हैं उनका आपने देखा होगा कि यूरिन सैंपल लेके हम उसमें शुगर को टेस्ट करते हैं। तो क्योंकि ये शुगर जो होती है, ये इसको टेस्ट करने के लिए आजकल स्ट्रिप्स आती हैं, तो उसकी हेल्प से भी हम चेक करते हैं। इसके अलावा हम जो यूरिन सैंपल है उसका हम एनालिसिस करके, जिसमें हम शुगर के रिलेटेड सभी जो टेस्ट हमने बताए हैं उन सभी टेस्ट को लगा करके हम चेक कर सकते हैं कि यूरिन में शुगर प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो इस तरीके से आपके ये दोनों सेक्शन को अटेम्प्ट करना था। बात कर लेते हैं पार्ट सी के बारे में। तो पार्ट सी हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है या फिर कहें तो ऑब्जेक्टिव सेक्शन है। यहाँ पे हमें 20 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना था और हर क्वेश्चन हमारे 1 मार्क्स के थे। तो हमारा इस सेक्शन में पहला क्वेश्चन है विच of the following monosaccharide is not a aldohexose। तो यहाँ पे हमें aldohexose कौन से मोनोसेक्राइड नहीं है उसको चूज़ करना है। तो ऑप्शन हमारे पास 4 हैं। पहला है फ्रक्टोज, दूसरा ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड मैनोज। तो देखिए एल्डोहेक्सोस मतलब क्या हुआ, एल्डिहाइड प्लस हेक्सोस यानी कि शुगर, यानी कि वो मोनोसेक्राइड जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी हो और शुगर भी हो। तो यहाँ पे जो आपकी B, C एंड D है, इन सभी में एल्डोहेक्सोस ये नेचर की हैं और ये सभी एल्डोहेक्सोस हैं। लेकिन यहाँ पे लिखा है नॉट। तो नॉट अगर लिखा है तो अगर आप देखेंगे फ्रक्टोज जो हमारा ऑप्शन फर्स्ट है, तो आप यहाँ पे देखेंगे फ्रक्टोज जो हमारा ऑप्शन फर्स्ट है ये कीटोहेक्सोस इन नेचर है, यानी यहाँ पे कीटोन ग्रुप पाया जाता है। तो यहाँ पे ये एल्डोहेक्सोस कैटेगरी में नहीं आता है। तो आपका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड इज़ नॉट अ इसेंशियल अमीनो एसिड। तो यहाँ पे वो कौन से अमीनो एसिड्स है जो इसेंशियल नहीं है। इसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, वो अमीनो एसिड्स जो बॉडी खुद प्रोड्यूस नहीं कर पाती है। तो वैलिन, हिस्टिडीन, ल्यूसिन ये सभी इसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। तो लास्ट जो हमारी ग्लाइसिन है ऑप्शन डी, ये हमारी नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स है। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन डी को टिक करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलेस्ट्रॉल इज, ऑप्शन है आपके पास 4, फॉस्फोलिपिड, स्टीरॉइड, फैटी एसिड एंड ग्लाइकोलिपिड। तो देखिए जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो कोलेस्ट्रॉल हमारा स्टेरॉयडल इन नेचर होता है, क्योंकि इसमें स्टेरॉयडल ड्रिंक पाई जाती है। अगर आपने स्टेरॉयड कैटेगरी की कोई भी ड्रग देखी होगी, जैसे कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड ले लीजिए, तो जो उनका स्ट्रक्चर होता है, जो उनका स्केलेटन होता है, वो कोलेस्ट्रॉल से सिमिलर होता है। तो कोलेस्ट्रॉल हमारे स्टेरॉयडल नेचर की होती है। तो यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल में हम ऑप्शन बी को टिक करेंगे कि ये एक स्टेरॉइड्स है। ठीक है, जितने भी स्टेरॉइड्स होते हैं उनकी
इसकी सिंथेसिस भी कोलेस्ट्रॉल से ही होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी को टिक करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन इज। तो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में जो मेजर कंपोनेंट है वो क्या है? तो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन जो होती है वो बाइलेयर फॉस्फोलिपिड की बनी हुई होती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है स्टेरॉइड नहीं है, बी फैटी एसिड बिल्कुल भी नहीं है, सी है हमारा फॉस्फोलिपिड। तो फॉस्फोलिपिड हमारा सही आंसर है क्योंकि बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन बाइलेयर फॉस्फोलिपिड की मेम्ब्रेन होती है, तो फॉस्फोलिपिड होगा और ग्लाइकोलिपिड तो है ही नहीं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश आर द मेजर प्यूरिन बेस्ड फाउंड इन न्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ पे हमें प्यूरिन बेस्ड को लिखना है। तो प्यूरिन बेस्ड देखिए, प्यूरिन बेस्ड दो होती हैं एडेनिन ग्वानिन, और पिरिमिडिन बेस्ड होती हैं थाइमिन, साइटोसिन एंड यूरासिल। तो जो ऑप्शन है हमारे पास ए एडेनिन, बी ग्वानिन, सी हमारा एडेनिन एंड ग्वानिन एंड डी हमारा थाइमिन। तो जो ऑप्शन सी है वो सही है जिसमें हमारा एडेनिन एंड ग्वानिन दोनों ऑप्शन आए हैं। अब थाइमिन जो है हमारा पिरिमिडिन है। अगर पिरिमिडिन पूछा तो हम डी लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे प्यूरिन पूछा गया है तो हमारा ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइम दैट स्प्लिट द मॉलिक्यूल्स विथ वाटर। तो लाइपेज नहीं है। ऑप्शंस क्या क्या हैं? ए लाइपेज, बी हाइड्रोलेज, सी आइसोमेरेज एंड डी नन। तो देखिए हाइड्रोलेज यानी कि हाइड्रो यानी कि वाटर को लेस करना, स्प्लिट करना। तो यहाँ पे ऑप्शन बी होगा। हाइड्रोलेज जो होता है वो एंजाइम है जो वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोएंजाइम आर द ऑर्गेनिक बट डैश मॉलिक्यूल। नॉन प्रोटीन, बी प्रोटीन, सी ए एंड बी एंड डी नन। तो देखिए एंजाइम प्रोटीनियस इन नेचर होते हैं, लेकिन जो को एंजाइम्स होते हैं वो नॉन प्रोटीनियस इन नेचर होते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन ए लगाना है, नॉन प्रोटीन। ठीक है, क्योंकि एंजाइम प्रोटीनियस इन नेचर है लेकिन को एंजाइम नॉन प्रोटीनियस इन नेचर है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग इज इनिशिएटेड बाई। तो जो ब्लड क्लॉटिंग की जो प्रोसेस है वो किसके वजह से इनिशिएट होती है? तो आपने क्लॉटिंग फैक्टर्स पढ़े होंगे, डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे इनिशिएशन पूछा गया है। तो जो सबसे पहला जो स्टेप जो कौन सा फैक्टर इन्वॉल्व होता है तो यहाँ पे आपको वो लिखना है। तो ऑप्शन है ए फाइब्रिनोजन, बी थ्रोम्बिन, सी प्रोथ्रोम्बिन एंड डी हमारा है थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो देखिए अगर हम इनिशिएशन की बात करते हैं तो इनिशिएशन में दो फैक्टर काम करते हैं, टिश्यू फैक्टर एंड थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेरी इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ। तो यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शन है और आपको ये बताना है कि बेरी किसकी डेफिशिएंसी से होता है। तो ऑप्शन ए है राइबोफ्लोविन, बी है नियासिन, सी है फॉलिक एसिड एंड डी है थियामिन। तो देखिए बेरी विटामिन B1 की वजह से होता है और विटामिन B1 को ही हम थियामिन बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड इज अ इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट स्टेज इन द ब्रेकडाउन ऑफ। तो यहाँ पे जो फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड है वो किसका इंटरमीडिएट है, किसके मेटाबॉलिज्म का है? कैरोटीन, बी स्टार्च, सी ग्लूकोज एंड डी हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी सही है। ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म होता है। तो ये जो इंटरमीडिएट हमारा फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड बनता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ग्लाइकोजेनेसिस इज द सिंथेसिस ऑफ। तो ग्लाइकोजेनेसिस किसकी सिंथेसिस है? ऑप्शन है हमारे पास ए ग्लूकोज, बी ग्लाइकोजन, सी ग्लिसरॉल एंड डी स्टार्च। तो ग्लाइकोजेनेसिस किसकी सिंथेसिस है? तो क्या होगा ग्लाइकोजेनेसिस यानी कि ग्लाइकोजन की सिंथेसिस। तो यहाँ पे ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब है ग्लाइकोजन की सिंथेसिस, यानी कि हमारा ऑप्शन बी सही है, ग्लाइकोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीटा ऑक्सीडेशन इज द ब्रेकडाउन ऑफ। तो ये जो बीटा ऑक्सीडेशन होता है ये बीटा ऑक्सीडेशन किसका ब्रेकडाउन है? तो ऑप्शंस है हमारे पास पॉलीपेप्टाइड, लॉन्ग चेन फैटी एसिड, अमीनो एसिड एंड शुगर एंड लास्ट है हमारा पॉलीसेक्राइड। तो बीटा ऑक्सीडेशन हमेशा फैटी एसिड का होता है। तो फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन होता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी सही है, लॉन्ग चेन फैटी एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर द कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ द मसल। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल के लिए क्या ज़रूरी है? तो देखिए ऑप्शंस है हमारे पास ए कैल्शियम, बी सोडियम, सी मैग्नीशियम एंड डी मैग्नीज। तो कैल्शियम वो एलिमेंट है जो कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन ए लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्वाइटर इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ। ग्वाइटर यानी कि घेंगा किसकी वजह से होता है? तो ऑप्शन है हमारे पास ए क्लोरीन, बी फ्लोराइड, सी आयोडीन एंड डी सल्फाइड। तो किसकी वजह से होगा?
ग्वाइटर घेंगा जो होता है वो आयोडीन की कमी से होता है। हम कितनी बार ये चीज़ सुनते रहते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन है एन एडल्ट ह्यूमन कंटेन बॉडी ऑफ वाटर, कितना कंटेन करती है ह्यूमन की बॉडी वाटर, तो यहाँ पे दो ऑप्शन है 60 एंड 80, तो यहाँ पे ऑप्शन 60 सही है। मतलब जो ह्यूमन बॉडी होती है वो 60% वाटर कंटेनिंग होती है, तो यहाँ पे आप 60% लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैक्सीन इज द प्रोडक्ट ऑफ, तो वैक्सीन किसका प्रोडक्ट है? दो ऑप्शन है बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोलॉजिकल साइंस। तो देखिए वैक्सीन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट होता है लेकिन ये बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू बनाया जाता है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा आपका बायोटेक्नोलॉजी होगा। और ये बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है लेकिन बायोलॉजिकल साइंस यहाँ पे नहीं हमें रिलेशन है, तो वैक्सीन क्या है? वैक्सीन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है लेकिन ये बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बायोटेक्नोलॉजी से बनता है, तो यहाँ पे आपको बायोटेक्नोलॉजी लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल HDL इज कोलेस्ट्रॉल, यहाँ पे आपको चूज करना है कि जो HDL है वो गुड कोलेस्ट्रॉल है कि बैड कोलेस्ट्रॉल है। तो यहाँ मैंने फार्मेकोथेरेपी में इस चीज़ को बताया हुआ है और ये क्वेश्चन मैंने फार्मेकोथेरेपी में रखा हुआ था और ये क्वेश्चन यहाँ पूछ लिया गया है। तो फार्मेकोथेरेपी में हमने बताया था कि HDL जो है वो गुड कोलेस्ट्रॉल है, तो यहाँ पे क्या आप लिखेंगे? गुड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरिया इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ द मेटाबॉलिज्म, तो आपके पास दो ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि यूरिया जो एंड प्रोडक्ट है वो किसके मेटाबॉलिज्म का है, तो कार्बोहाइड्रेट का है या फिर प्रोटीन का है। तो देखिए यूरिया में नाइट्रोजन होता है और नाइट्रोजन प्रोटीन से मिलता है, तो प्रोटीन की वजह से ये यूरिया में जब नाइट्रोजन है तो वो कहाँ से आएगा? वो प्रोटीन से आएगा, तो जो यूरिया है वो प्रोटीन का एंड प्रोडक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपको प्रोटीन लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज द कंडीशन वेयर द ब्लड अपीयर इन द यूरिन, तो वो कौन सी कंडीशन है जहाँ पे ब्लड यूरिन में अपीयर होता है? तो देखिए हीमेट्यूरिया एंड पॉलीयूरिया में से दो में से एक को बताना है आपको। तो देखिए हीमेट्यूरिया, हीम यानी कि ब्लड, यूरिया यूरिन में ब्लड, हीमेट्यूरिया, तो वो कंडीशन कौन सी होगी? वो कंडीशन होगी हीमेट्यूरिया, तो यहाँ पे आपको हीमेट्यूरिया यानी कि ऑप्शन जो पहला था आपका उसको लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन डैश इज अ हेरिडेटरी डिजीज ऑल्सो नोन एज ब्लीडिंग डिजीज, तो यहाँ पे आपको हेरिडेटरी डिजीज जो कि ब्लीडिंग डिजीज है उसका नाम लिखना है। तो आपके पास दो ऑप्शन है हीमोफीलिया एंड पेप्यूरा, तो जो हीमोफीलिया होती है उसी वो क्या है? ब्लड डिजीज़ है, ब्लीडिंग डिजीज़ है, तो यहाँ पे आपको हीमोफीलिया लिखना है। तो इस तरीके से आपको इन सभी के क्वेश्चन के आंसर को आपको लिखना था। आई होप आज का पेपर आप लोगों का बहुत अच्छे से कंप्लीट हुआ होगा। आई होप आज का ये वीडियो आप सभी को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू।